हेलो एवरीवन, आज है 13 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में। और आज इसके बारे में बात करना बनता भी है क्योंकि कंपनी के नतीजे आए हैं और उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो विप्रो का शेयर तकरीबन 395 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। बड़ी रफ्तार पहले देखने को मिली, बाद में करेक्शन भी हमने देखा बाद में, और पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो जहां था वहीं पर है। लेकिन लंबे समय से अगर आप देखोगे तो ये 400 की रेंज में अटका है। अगर आप एक साल का भी ग्राफ उठा के देख लो तो बड़ी रफ्तार थी, गिरावट थी, रफ्तार थी, गिरावट थी। लेकिन जब भी ये 400 के नीचे गया एक बाइंग देखने को मिली। वापस अटेम्प्ट करने की कोशिश कर ज़रूर है, मतलब अभी दिक्कत है अभी आईटी इंडस्ट्रीज़ में। कोशिश कर रहा है लेकिन भैया दिक्कतें हैं, जिसके चलते अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी देखोगे तो पता चलेगा कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इनके नेट प्रॉफिट में 12% का जंप ज़रूर आया है, लेकिन फिर भी जो एस्टिमेट था वो भी मीट नहीं हो पाया है। इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो इस बार हुआ है 2870 करोड़ रुपए के आसपास। अगर विप्रो के बारे में अगर हम बात करने जाए तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें यहाँ पर तो वो तकरीबन 11% के आसपास की है नेट प्रॉफिट में। हावेवर अगर नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो 6% का डाउन देखने को मिल रहा है, और ड्यू टू द डिक्लाइन इन मेजर फाइनेंशियल मैट्रिसेस। यहाँ पर विप्रो का जो प्रॉफिट है वो 2870 करोड़ के आसपास रहा, जबकि एस्टिमेट किया जा रहा था कि 2975 करोड़ के आसपास का होगा। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 2565 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। और रेवेन्यू की जहाँ तक अगर हम बात करें तो 22,831 करोड़ के रेवेन्यू रहे, जो कि पिछले साल 21,528 करोड़ थे। और जो एस्टिमेट किया जा रहा था कि इस बार 23,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू होंगे, तो वो भी थोड़ा सा मीट नहीं कर पाया। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको कंपेयर करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो 23,230 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इनका दिसंबर में था। मार्च में 23,200 करोड़ के आसपास का था। इस बार ये घटा है, 22,831 करोड़ रहा है, थोड़ा सा डिक्लाइन ज़रूर हुआ है। और जहाँ तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर के मुकाबले गिरावट है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो 3,050 करोड़ का था। मार्च में बढ़कर ये 3,075 करोड़ का रहा और इस बार घट के 2,870 करोड़ का रहा। पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले इस बार के जो नंबर है वो वीक नज़र आ ज़रूर रहे हैं, और यही वजह है कि अभी दिक्कतें चल रही है। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो रीज़न है फाइनेंशियल बैंकिंग, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर प्रॉब्लम होना। यहाँ पर आप देखो द डिक्लाइन इन रेवेन्यू वॉज एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड ड्यू टू परसिस्टेंट वीकनेस इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस वर्टिकल एज वेल एज हायर एक्सपोजर टू कंसल्टिंग एट टाइम दैट डिस्क्रिमिनेटली स्पेंड हैव फॉलन। अभी अगर आप देखो तो वहाँ पर जो खर्चे हैं वो कम हो रहे हैं। देखो यूएस में भी अगर आप देखो तो दिक्कत चल रही है खास करके इस सेक्टर में, और कहीं ना कहीं उसका असर यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रहा है हमें। और अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ कि कंपनी है तो अच्छी, ठीक है, कंपनी बहुत अच्छी है, मौके बनेंगे। मैं बहुत मेजर फॉल एक्सपेक्ट अब नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखो अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे बैठा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो 700 रुपये से ये घट के अभी भी रिकवर नहीं कर पाया है। लंबे समय से कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, और मुझे लगता है कि अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए इस रेंज के आसपास टाइम बिताएगा तो एक बाउंस बैक दिखाने की अटेम्प्ट को मतलब कोशिश बीच में ज़रूर करेगा ये। जहाँ तक बात करी जाए इसके वॉल्यूम्स की तो 68 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। इतना ही नहीं, कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 74% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 26% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर लास्ट कुछ ट्रांजेक्शन अगर आप देखोगे तो खरीदारी और बिकवाली के नज़र आए हैं 2023 में, और कुछ एम्प्लॉयज़ के रिलेटिव्स कह लो वगैरह है। 26,000 शेयर्स बेचे गए थे, 2,65,000 शेयर्स बेचे गए थे, 10,800 शेयर्स खरीदे गए थे। तो ये देखने को मिल रहा है, खरीदारी बिकवाली देखने को मिल ज़रूर रही है। जहाँ तक बात करेंगे रेवेन्यू की तो बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। जहाँ रेवेन्यू पहले 60,000 करोड़ के आसपास रहे थे पूरे साल के,
वो बढ़कर 80,000 करोड़ रहे 2022 में और बढ़ के 90,000 करोड़ रहे 2023 फाइनेंशियल ईयर में। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत बड़ा था, लेकिन मार्च मतलब 2023 में वापस से डिक्लाइन आना शुरू हुआ, 11,372 करोड़ रहा। और इस बार का जो पहला क्वार्टर है वो 2,800 करोड़ के आसपास का है, जो कि उतना ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है। और देखो, पहले जो गिरावट की वजह थी 2023 में वो सिंपल सी थी कि भैया लोग नौकरी छोड़ के जा रहे थे, ठीक है। स्टार्टअप्स में जो बूस्ट आया था ना कोविड के दौरान, लोग नौकरी छोड़ के जा रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी को भैया कॉस्ट ज़्यादा लग रही थी। लोगों को रोकने के लिए ज़्यादा सैलरीज ऑफर करी जा रही थी, बोनसेस दिए जा रहे थे, लेकिन बाद में जब स्टार्टअप्स में फंड मिलना बंद हो गए और जिस तरीके से छटनियाँ शुरू हुई, उसके बाद इनका जो अट्रेशन रेशियो है वो कम होना शुरू हुआ। मतलब कि अब लोग उतने ज़्यादा बड़े पैमाने पर छोड़ के नहीं जा रहे। तो पहली चीज़ वो दिक्कत तो अभी नहीं है, तो नई दिक्कत आ गई यहाँ पर। जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए इनके क्लाइंट कह लो, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए बड़े बड़े क्लाइंट्स कह लो, जो भी यूएस के हैं, ठीक है, उनकी कंपनी में दिक्कतें आना शुरू हो गई। और यही वजह है कि वो भी अपने कॉस्ट कटिंग के चलते यहाँ पर भी दिक्कतें आ रही है। तो मुझे लगता है कि पिछले साल की जो चीज़ थी वो अलग थी, इस बार की जो चीज़ है वो भी अलग है, लेकिन दिक्कत तो दोनों में ही है। जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो 18 का इसका पी रेशियो है, 25 का सेक्टर पी है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। 23% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो भैया प्रमोटर के पास 72.92% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड से लेकर डोमेस्टिक से लेकर एफआईज अच्छी खासी क्वांटिटी में है। 2.79% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.21% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.78% एफआईज लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर के पास 10.30% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर 5.18% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, ओवरऑल विप्रो मुझे अच्छा लगता है। नतीजे हालांकि उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, हालांकि देखा जाए तो नतीजे एचसीएल के भी उतने ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी उतना बड़ा डिक्लाइन एचसीएल में आज देखने को नहीं मिला है। और मैं मानता हूं कि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑलरेडी हमने आईटी में उतना बड़ा फॉल देखा हुआ है कि यहाँ से एक मेजर फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। नतीजे जो एक्सपेक्टेड है वैसे ही आ रहे हैं और उसी के आसपास ही रहेंगे। तो ऑलरेडी हम बहुत बड़ा डिक्लाइन देख चुके हैं, वो भी बढ़ते हुए बाजार में आईटी ने अभी भी परफॉर्म नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि जब गिरावट शुरू होगी तो आईटी एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जो शायद संभालना शुरू करेगा तब के टाइम पर। तो अभी इतना कहूँगा कि है तो रखे रहो, ठीक है, पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं कहूँगा कि एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने के मौके नहीं है, क्योंकि देखो अभी भी इसको टाइम लगेगा रिकवर करने में, क्योंकि अभी भी आने वाले 2-3 क्वार्टर जो है वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे और ये डेटा भी कह रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक और टाइम लगेगा रिकवर करने में, जिसके चलते मैं कहूँगा कि अगर आपको बाई करना है तो आपका जो नज़रिया है वो आने वाले 1-2 साल का मिनिमम होना चाहिए, तो ही यहाँ पर एंट्री करिए। और हर 30-40 रुपए की गिरावट में मैं कहूँगा कि एवरेज करने के मौके बनेंगे। बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनीज है, चाहे वो इन्फोसिस हो, विप्रो हो या टीसीएस हो या फिर एचसीएल टेक हो, हर 30-40 रुपए की गिरावट में धीरे धीरे ऐड करने के मौके बनते हुए यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। तो नज़र होनी चाहिए विप्रो के ऊपर। नतीजे जो आए हैं वो एवरेज है, ठीक ठाक है, कोई उतने अच्छे नहीं उतने बुरे भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेजर फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इनडायरेक्टली अगर आता भी है तो मुश्किल से मुश्किल मैं मानता हूँ कि 5 से 10% का फॉल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आ सकता है, उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और विप्रो के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।